यहाँ पर क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 वर्ग समीकरण कंप्लीट कर रहे हैं। और वर्ग समीकरण के अंदर हमने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको लास्ट लेक्चर के अंदर 4 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट करवाए थे। इनके अंदर से अमूमन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो यह 4 क्वेश्चन यदि आपने कंप्लीट नहीं किए हैं, लास्ट लेक्चर नहीं देखा है, तो कंप्लीट कर लेना। इसके बाद में आज जो क्वेश्चन मैं आपको 3 क्वेश्चन करवाऊंगा, ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है और एग्जाम में आपको पूछे ही जाते हैं। या तो वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो मैंने लास्ट लेक्चर में करवाए थे, या इनमें से कोई क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो यहाँ पर 2 लेक्चर में मिलाकर आपको यहाँ से एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पूरे बेसिक से इस क्वेश्चन को समझते हैं। अब पहले क्वेश्चन को प्रॉपर रीड करते हैं। ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो। हमें यहाँ पर 2 संख्याएं ज्ञात करना जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। तो हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कि वे संख्याएं एक पहली संख्या और एक दूसरी संख्या है। तो हम यहाँ पर ऐसे समझते हैं कि पहली संख्या, पहले थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं, प्लस दूसरी संख्या, इन दोनों का योग यहां पर दिया है 27। ठीक है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग दिया है 27। यह तो क्लियर ही कहा गया है कि 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है। तो 2 संख्याओं का योग 27 है। तो इसमें से माना कि पहली संख्या आपने मान ली यहां पर x, पहली संख्या हो गई x। तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या निकालने के लिए पहली संख्या को इसमें से आप घटा दीजिए। मतलब आप इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं, और मैं इसको समझाने के लिए लिखा हूं आपको यहाँ पर कि पहली संख्या आपकी x है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? वह हो जाएगी 27 माइनस x। इस प्रकार से इसे समझ सकते हैं कि पहली संख्या को हमने x मान लिया, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए पहली संख्या को इसमें से घटा देंगे, तो वह हो जाएगी दूसरी संख्या। ठीक है, तो पहली संख्या x हो गई। तब दूसरी संख्या क्या आएगी? 27 माइनस x हो जाएगी। ठीक है, तो आपको यह स्टेप नहीं लिखना है, यह स्टेप आपके समझने के लिए हम प्रॉपर क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, या आपका यहाँ से आंसर स्टार्ट होता है। माना कि पहली संख्या x है, तब दूसरी संख्या 27 माइनस x है। अब क्या दिया है? और उनका गुणनफल 182 है। गुणनफल 82 मतलब यह कह रहा है कि पहली संख्या से आप दूसरी संख्या का गुणा करेंगे तो आपको 182 प्राप्त हो जाएगा। तो पहली संख्या हमने मानी थी x, दूसरी संख्या हमने मानी थी 27 माइनस x। इन दोनों का गुणा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 182। ठीक है, यहाँ आ गए हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ऐसा सब कुछ क्योंकि हमें एक ही चर का उपयोग करना है। एक चर का उपयोग करने के कारण हमें इस प्रकार से इसे अरेंज करना होगा। यदि यही क्वेश्चन आपको इस प्रकार से बनाकर और थोड़ा सा इसमें चेंज करके आपको लीनियर इक्वेशन, आपकी जो एक चर वाली समीकरण है उसके अंदर 2 चर वाली समीकरण के अंदर पूछा जाता, तो हम उसमें x और y मान लेते। लेकिन यहाँ पर एक ही वेरिएबल का उपयोग करना, एक चर का उपयोग करना, इसलिए हम इसे ऐसा लिखेंगे। अब हम इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। x का 27 से गुणा किया, 27x, x का x से किया, माइनस का x वर्ग बराबर 182। अब थोड़ा सा इसे ठीक ठाक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर यहाँ पर माइनस का है, इन दोनों को हम उधर ले जाएंगे तो इस प्रकार से इसे समझ सकते हैं। ये एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का 27x हो जाएगा प्लस से, और आपका ये इस तरफ ही है तो ये प्लस का 182 182 बराबर 0। तो यह आपकी हो गई एक वर्ग समीकरण तैयार। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि इन दोनों को हम उस तरफ ले गए तो ये जगह खाली हो गई, तो यहाँ पर हो गया 0, और इस तरफ सारे जाकर इनके चिन्ह बदल गए, तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का, और ये पहले से ही प्लस का है, और इधर का 0 इस तरफ लिख दिया। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट है, ये आप बेहतर जानते हैं। तो ये हो चुका है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या तरीका होता है? सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर दूसरा पेज ले लेते हैं। हमारा
एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0, यह समीकरण आ चुका है। हम जानते हैं कि हमें सबसे पहले a की वैल्यू चाहिए 1, a की वैल्यू निकाली 1, b की वैल्यू निकाली -27 और c की वैल्यू जानते हैं हम 182 है। अब हम a इंटू सी लिखते थे। क्या लिखते थे? a इंटू सी। a इंटू सी का अर्थ है कि 1 गुणित 182, 182 का 1 से गुणा करा तो 182। हमें ऐसे दो संख्याएं चाहिए इसे तोड़ने के लिए। किसे तोड़ने के लिए? इस संख्या में 27x जो लिखा हुआ है इसको दो टुकड़ों में तोड़ना है। वो कैसे टुकड़े होना चाहिए? उन दोनों टुकड़ों का गुणा 182 होना चाहिए और उनका जोड़ या घटाव 27 माइनस के आ जाना चाहिए। तो इसको निकालने के कई तरीके होते हैं। एक सामान्य गुणा भाग से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, छोटी संख्या हो। जब इस प्रकार से 182 बड़ी संख्या हो हमारे पास तो उसे हम गुणनखंड करके सॉल्व करते हैं। 182 को हम 2 से डिवाइड करें 91 आ जाएगा और यहाँ 7 से करें तो 13 बार आ जाएगा और 13 से करें तो यहाँ पर 1 टाइम हो जाएगा। कुल मिलाकर इसके जो फैक्टर है 182 के, हम इसे लिख सकते हैं 2 गुणित 7 गुणित 13। वह संख्या आपको इसी के अंदर से मिलेंगी। वो दोनों संख्याएं इसी में प्राप्त होगी। तो वह संख्याएं हम लिख सकते हैं 14 गुणित 13। इसे सब लिख सकते हैं। तो 14 और 13 वो दोनों संख्याएं हमें मिल चुकी है। इन जिन दोनों का गुणा 182 होगा और 14 और 13 को यदि जोड़ दें तो हमें प्राप्त होता है माइनस का 27। तो कुल मिलाकर हम नंबर ले लेते हैं माइनस का 14 फाइनली और माइनस का 13। यह दोनों नंबरों का उपयोग हम करने वाले हैं। तो अगले स्टेप के अंदर 27 को ब्रेक करके हम -14x और -13x लिखेंगे। तो यहाँ पर हम अगली स्टेप लेते हैं एक्स स्क्वायर -14x -13x प्लस 182 इक्वल टू 0। यदि आप गुणनखंड विधि के अंदर यह सब करना नहीं जानते हैं तो डेफिनेट आप गलती करके आएंगे। तो यह आपको प्रॉपर मेथड समझ में आना चाहिए। और लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने स्पेशल गुणनखंड विधि के 3 सवाल करे थे और तीनों क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन थे। चारों क्वेश्चन में हमने 4 वेरिएशन लिए थे और चारों वेरिएशन को इस प्रकार से अलग अलग टाइप से सॉल्व करके दिखाया था और यह समझाया भी था और आपको प्रॉपर समझ में आ भी गया था। और यदि आपने नहीं देखा है तो पहले आप पिछला लेक्चर देख लेना, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन, यहाँ से x कॉमन लिया तो यहाँ से x -14 बचता है और यहाँ पर माइनस, ठीक है। यहाँ पर यदि माइनस होता है तो माइनस को कॉमन लेना है। तो यहाँ माइनस का 13 कॉमन आ गया तो यहाँ से x बचता है और यहाँ माइनस का 14 बच जाएगा। कैसे बच जाएगा? 14 का जब हम 13 से गुणा करते हैं, हम देख कर आए 14 गुणित 13 यहाँ पर 182 है, ठीक है 182 है तो 182 ही चल रहा है। 14 गुणित 13 182 होता है। तो हमने 182 में से 13 कॉमन ले लिया, मतलब दोनों के गुणा में से ही कॉमन निकलता है। तो कॉमन निकालने के लिए दोनों के मल्टीप्लाई में से ही कॉमन निकालते हैं। हम इस स्टेप को थोड़ा सा और ऐसा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ लिख के, छोटे आप समझ लीजिए इसे। हम इसे लिख सकते हैं x गुणित x -14 गुणित x -13 गुणित x और धन 14 गुणित 13। हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं। अब आप इसमें से कॉमन लीजिए। यहाँ से x निकल गया तो यहाँ x बच गया, यहाँ 14 x निकल गया 14 बच गया, यहाँ से माइनस का 13 तो यहाँ x बच गया, यहाँ से 14 निकल गया तो यहाँ से 13 बच जाएगा। तो इस प्रकार से कॉमन लिया जाता है। अब इस स्टेप के बाद हमारी यह स्टेप थी और इस स्टेप के बाद यह स्टेप आ रही है, ठीक है। अब आप इसे इन दोनों में से फिर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर यह है और यहाँ पर यह है। तो दोनों में से x -14 कॉमन लिया, यहाँ x -13 है बराबर 0। यहाँ x -14, यहाँ पर x -13, दोनों का गुणा 0 है। इसका अर्थ है कि जब भी दो संख्याओं का गुणा 0 होता है तब दोनों संख्याओं में से एक संख्या हमारी 0 होती ही है।
तभी हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणा 0 होगा। तो यहाँ पर दोनों में से एक संख्या 0 है, तो या तो हम लिखेंगे x माइनस 14 बराबर 0 होगा, या फिर इसमें आपको यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ या ही लिखना है, और x माइनस 13 बराबर 0। यदि अब लिखेंगे हम, यदि x माइनस 14 बराबर 0 होता है तो x का क्या मान आएगा, तो x बराबर हो जाएगा प्लस का 14। यह आपका एक मूल आ चुका है, एक उत्तर आ चुका है। यदि x माइनस 13 बराबर 0 तो x का क्या मान आएगा, यहाँ 13 उस तरफ गया तो प्लस का 13 हो गया, तो यह आपका दूसरा मान आ चुका है। कुल मिलाकर हमें जो संख्या फाइंड करना थी, जो नंबर फाइंड करना थे कि पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों का योग 27 है, तो हमें क्या मिला, हमें मिला पहली संख्या के रूप में 13 और दूसरी संख्या के रूप में हमें मिला है 14। अब देखते हैं टैली करके कि यह आंसर पूरी तरह फिट बैठते हैं या नहीं है। दोनों का योग 27 है, बिल्कुल है, और दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणा किया जाए तो 3 चौको 12, कुल मिला के इनका जब गुणा करेंगे तो 182 आ जाएगा। तो हमें फाइनली आंसर मिलता है कि पहली संख्या 13 और दूसरी संख्या 14, 13 और 14 है। ठीक है, इस प्रकार से आपको यह क्वेश्चन सॉल्व करना, और विशेष रूप पे आपको यह स्टेप तो नहीं लिखना है, ठीक है, आपको यह सारे स्टेप लिखना है, इसके अंदर आपको यह भी नहीं लिखना है। आपके जानकारी के लिए मैंने सिर्फ लिखा है यह, तो ये 2 स्टेप आप छोड़ देना, बाकी सारे स्टेप आपको लिखना है। इसके बाद यह लिखना है, इसके बाद यह, और इसके बाद यह स्टेप लिखना है। तो ये मैंने स्टेप भी दिखाई है, और यह आपका रफ वर्क बनता है यहाँ से। ठीक है, तो यह हुआ हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और इससे कम भी नहीं लिखना है और इससे ज़्यादा भी नहीं लिखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार का क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी समझ लीजिए, क्या लिखते हैं आप इसे, VVIMP वो समझ लो। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। एक एक वर्ड का अपना मीनिंग है, 2 है, क्रमागत है, धनात्मक है और पूर्णांक है। तो हमें क्रमागत शब्द का अर्थ समझ में आना चाहिए। 2 से तो अर्थ है 2 संख्याओं से हो गया, क्रमागत का मतलब होता है क्रम से। ठीक है, क्रमागत, पहले इनका अर्थ समझ लेते हैं हम। क्रमागत, क्रमागत का अर्थ होता है क्रम से। क्रम से का अर्थ होता है कि जैसे मान लीजिए 13 और 14 ये दोनों क्रम से है, 15 और 16 ये क्रम से है, 17 और 18 यह क्रम से है। इस प्रकार के कोई 2 नंबर हो सकते हैं जो क्रम से आएंगे। ठीक है, और उसके बाद धनात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर मतलब धनात्मक संख्याएं, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। इसमें ना नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक संख्याएं हमें नहीं लेना है। तो हमने सब धनात्मक ही उदाहरण में ली है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि -17 और -16, ऐसा नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं मान सकते, या ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं सेट कर सकते। ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग 365 है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि यह जो 13 और 14 है, मान लीजिए, तो 13 को यदि हम 13 को x मान लेते हैं तो 14 को क्या मानेंगे, 14 को मान लेंगे। 14 को लिख सकते हैं 13 धन 1, इसका मतलब ये हो गया x धन 1। ठीक है, एक हो गई आपकी x और दूसरी हो गई x प्लस 1। तो ये दोनों क्रम से हैं 13 और 14। यदि 13 को हम x मानते हैं तो ये 14 क्या है, 13 प्लस 1 है। 13 प्लस 1 का अर्थ है कि x प्लस 1 है। इसलिए हम एक संख्या को मान लेंगे x और दूसरी को मान लेंगे x प्लस 1। तो वे दोनों संख्याएं हमारी क्रमागत भी हो जाएगी, धनात्मक भी हो जाएगी और पूर्णांक भी हो जाएगी, जो इसके अंदर फिट बैठेगी। ठीक है, चलिए इन शब्दों का मीनिंग क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और मान लेते हैं। बड़ा ही बेहतरीन सवाल है ये, एंड तक देखना आप इसे। इसके अंदर बहुत सारे बेसिक हैं। माना कि वे संख्याएं, अब दोनों को एक साथ मान लिया है मैंने, वे संख्याएं x और x प्लस 1 है। ठीक है, एक x है और दूसरी x प्लस 1 है। ऐसा क्यों है, इसका बेसिक हम बना चुके हैं। अब क्या कह रहा है, इनके वर्गों का योग, इन दोनों के वर्गों का योग 365 है। तो हम यहाँ लिखेंगे
प्रश्न अनुसार। ठीक है, प्रश्न के अनुसार लिखेंगे। प्रश्न के अनुसार क्या कहा जा रहा है कि एक संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग कर दिया जाए, जिनके वर्गों का योग, इन दोनों का वर्ग कर दो फिर उन दोनों का योग कर दो, तो ये योग कर दिया, बराबर होता है 365। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं। ये एक्स स्क्वायर वैसा का वैसा प्लस इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे। फार्मूला हमारा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस फार्मूले से हम इसे ओपन करते हैं तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स बराबर 365। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर 365। अब 365 को इस तरफ ले आते हैं। क्यों ले आते हैं? क्योंकि हमें बनाना है द्विघात समीकरण का मानक स्वरूप। ठीक है, तो मानक स्वरूप बोलता है कि उधर 0 होना चाहिए, बाकी सब इधर होना चाहिए। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर फिर से एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 365 बराबर 0। यहाँ तक पहुँच गए हम। अब हमें वर्ग समीकरण का मानक रूप देखना है। क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इस फॉर्म में होता है वह, तो इस फॉर्म में इसे अरेंज कर लेते हैं। पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म, तो ये हो एक्स स्क्वायर जुड़ गए तो 2x स्क्वायर हो गए। उसके बाद x वाली टर्म आपकी यहाँ पर a की टर्म है, वो है 2x की, 2x का पद लिख लिया। अब 1 प्लस का और 365 माइनस का है, तो यह हो गया माइनस का 364 बराबर 0। अब क्या हो सकता है इसके अंदर? अब ये हो सकता है कि यहाँ 2 है, यहाँ 2 है और ये 2 का गुणज है, तो इसका अर्थ है समीकरण में 2 से भाग दे दीजिए। हम यह लिख देंगे पूरी समीकरण में 2 से भाग। समीकरण में 2 से भाग दिया। जब समीकरण में 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का 1x, और 364 में 2 का भाग लगाया तो 1, और यहाँ पर हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इस प्रकार से आ चुका है एक्स वर्ग प्लस 1x माइनस 182। पिछला जो सवाल था उसमें यहाँ पर 27x था माइनस का और यहाँ प्लस का 182 था। देखने में आपको सवाल एक जैसा ही लगेगा आगे चल के, लेकिन दोनों में काफ़ी बड़ा अंतर है। इसलिए हम a इंटू बी आपको लिखना और करना सिखाते हैं, किस प्रकार से a इंटू बी से ही सवाल को समझना चाहिए, a इंटू सी से। चलिए अब हम आगे ले लेते हैं इसको ब्लैंक पेज पे। तो हमारा है यहाँ पर समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 1x माइनस 182 बराबर 0। यह था एक्स स्क्वायर प्लस 1x माइनस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर a इंटू सी लिखते हैं। a इंटू सी का अर्थ है कि 1 इंटू माइनस 182, कुल मिलाकर हो गया माइनस 182। तो 2 ऐसे संख्याएं देखना है जिनका गुणा माइनस 182 हो जाए और जिनका जोड़ या घटाव 1 से हो जाए प्लस 1 हो। मतलब हमने देखा था कि 14 गुणित 13 लिखने से 182 आ जाता है। ठीक है, 14 गुणित 13 182 हो गया। अब माइनस चाहिए, तो माइनस चाहिए तो दोनों में से एक नंबर हमें माइनस का देखना है। यहाँ पर प्लस 1 से, तो हम एक काम करते हैं, 14 को तो ले लेते हैं प्लस का और 13 को ले लेते हैं माइनस का। तो 14 प्लस के और 13 माइनस के का मल्टीप्लाई इन दोनों का यदि किया जाए तो हमारा आ जाएगा माइनस का 182, और इन दोनों के बीच में जोड़ घटाव किया जाए, 14 में से 13 को अगर घटाया जाए तो प्लस का 1x आ जाएगा। ठीक है, तो 14x और 13x, तो हमारे जो संख्या है उनके अकॉर्डिंग हम यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ प्लस के 14x माइनस के 13x माइनस 182 बराबर 0। अब इनमें कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से x कॉमन, तो x धन 14, यहाँ से माइनस का 13 कॉमन लिया तो यहाँ से x धन 14 बराबर 0। यहाँ से फिर x धन 14 को कॉमन लिया तो यहाँ से बचता है हमारा यह वाला x और यह माइनस के 13।
बराबर 0। पिछले सवाल जैसा ही दिख रहा है आपको, लेकिन बहुत मोटा फर्क है। अब हम लिखते हैं दो संख्याओं का गुणा 0 है, तो उसमें से या तो ये 0 है या फिर ये 0 है। तो यहाँ लिखेंगे x धन 14 बराबर 0 या फिर x ऋण 13 बराबर 0। ठीक है, यदि x धन 14 बराबर 0 होता है तो क्या होगा, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 14। और यदि x माइनस 13 बराबर 0 लिखते हैं तो x बराबर हो जाएगा प्लस का 13। तो एक तो आपका आ गया यह उत्तर और एक आ गया आपका यह उत्तर। अब आप यहाँ पर समझ लेते हैं कि हमारा आंसर आ चुका है, हमारा आंसर आ चुका है। लेकिन आपको प्रश्न के अनुसार इसे मिलाना होगा। प्रश्न क्या था हम देखते हैं। प्रश्न हमारा ये था, हमारे आंसर क्या आए हैं, हमारे आंसर फाइनली प्राप्त हुए हैं। x बराबर माइनस का 14 आया है और x बराबर आया है माइनस का 13 प्लस का 13, ये आया ना, प्लस के 13 और माइनस के 14, ये प्लस के 13 और माइनस के 14। अब देखते हैं ये इन दोनों आंसरों में से आंसर कौन से हमारे प्रश्न के अनुसार फिट बैठते हैं। दो क्रमागत, क्या ये दोनों क्रमागत हैं? प्लस के 13 और माइनस 14 क्रमागत है क्या? पहले ये देखो आप, क्रमागत क्या है? क्रमागत ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 13 के बाद माइनस 14 नहीं आता है। 13 के बाद 14 आता है, माइनस 14 नहीं आता है। इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, 27 का अंतर है, इसलिए यह नहीं आएगा। उसके बाद धनात्मक, तो धनात्मक यह नहीं है, धनात्मक यह है। ठीक है, तो हम इसमें से कोई एक नंबर को चूज करेंगे, किसी एक नंबर का उपयोग यहाँ पर करेंगे। तो हम फाइनली क्या लिखेंगे, यह तो हुआ हमारा बेसिक कि हमें किस आंसर को चूज करना और किसे नहीं करना है। हम यहाँ पर आंसर में लिखेंगे, हमें मिले हैं x बराबर 13 और x बराबर माइनस 14। हम इसमें से x बराबर माइनस 14 को छोड़ेंगे। तो हम पहले जिसे छोड़ेंगे उसका कारण लिखेंगे, x बराबर माइनस 14 छोड़ने पर, क्योंकि माइनस 14 धनात्मक पूर्णांक नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था कि संख्याएं कैसी होनी चाहिए, क्रमागत तो हो, साथ में धनात्मक पूर्णांक भी हो। तो यहाँ पर हमारा जो माइनस 14 है इस टर्म को सेटिस्फाई नहीं करता है कि माइनस 14 धनात्मक पूर्णांक नहीं है। इसलिए क्या बचता है हमारे पास शेष बचता है x बराबर 13 लेने पर। हम सिर्फ x बराबर 13 पे आ गए हैं। एक क्वेश्चन हमारा, एक मूल हमारा यहाँ पर खत्म होता है। अब हम x बराबर 13 लेंगे तो पहली संख्या हो जाएगी आपकी 13 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, इसके बाद थी x प्लस 1, मतलब 13 प्लस 1 मतलब हो गई 14। तो आपकी एक आंसर तो 14 है और एक आंसर 13 है। ये आपके फाइनली आंसर होंगे। लेकिन यह वाला 14 नहीं होगा क्योंकि यह माइनस का है और यह प्लस का है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तब जाके आपको पूरे नंबर प्राप्त होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद, जो कि इससे भी बेहतर क्वेश्चन है और तीसरा क्वेश्चन है। इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, पहले समझ लीजिए समकोण क्या होता है। यह आपका एक समकोण त्रिभुज कहलाता है और इसका यह वाला एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है, थोड़ा सा इसको आप सीधा समझ लीजिए, ऐसा यह समकोण है। इस समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यहाँ पर रिलेशन दिया है आधार और ऊंचाई का। ये उसकी हाइट होती है, ये इसका बेस होता है और ये इसका एज होता है।
इसे मान लीजिए हाइट, और यह आपका होता है कर्ण, आप इसे कर्ण मान लीजिए। ठीक है, आप उसको एच लिखेंगे, हाइपोटेनस तो इंग्लिश में लफड़ा हो जाएगा। एक समकोण त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, मतलब ऊंचाई और आधार का रिलेशन दिया है, तो किसे 7 कम मानना है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। ऊंचाई उसके आधार से, मतलब आधार से ऊंचाई 7 कम है, तो मान लेते हैं कि माना कि समकोण, पूरा लिखेंगे, समकोण त्रिभुज के आधार बराबर x सेंटीमीटर है। ठीक है, कितना दिया है, सेंटीमीटर में सब कुछ दिया है, सब चलने दो सेंटीमीटर में, आधार x सेंटीमीटर है, तब उसकी ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई आपकी, ऊंचाई उसके आधार से, जो आधार है उससे 7 सेंटीमीटर कम है, मतलब आधार से 7 कम कर दी। ठीक है, ऊंचाई आधार से 7 कम है, आधार में से 7 घटा देंगे तो ऊंचाई आ जाएगी। अब क्या दे रहा है कि यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो, कर्ण आपका यहाँ पर दे दिया गया है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दिया है, कर्ण कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर। तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, अन्य दो भुजाओं से अर्थ है कि आपका बी और एच का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज के अंदर ही लगती है। यदि यहाँ से समकोण शब्द खत्म कर दिया जाए तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय भी यहाँ पर नहीं लग पाएगी। तो इसके अंदर एक एक वर्ड का अपना मीनिंग है और एक एक वर्ड इंडिकेट करता है कि आपको आगे क्या करना है। तो समकोण का यूज यहाँ पर होगा पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय लगती है समकोण के अंदर, वो कहती है कि समकोण के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग, यह वह कहती है। ठीक है, यदि आधार का वर्ग और ऊंचाई के वर्गों का योग कर दिया जाए तो कर्ण के वर्ग के बराबर होगा। इनमें मान रख देते हैं, यहाँ हो गया 13 का वर्ग, आधार आपका हो गया x का वर्ग और ऊंचाई आपकी हो गई यहाँ पर x माइनस 7 का वर्ग। इसे हल करते हैं, 13 का वर्ग 169 होता है और यहाँ x स्क्वायर, इसको ओपन कर देते हैं तो x का वर्ग a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो a वर्ग मतलब x वर्ग, b वर्ग मतलब 7 का वर्ग 49 हो गया, माइनस 7 दूना 14x, तो यहाँ हो गया 14x इक्वल टू में यहाँ पर चल ही रहा है ये 169। इस स्टेप को और सॉल्व करते हैं तो हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं और 169 को उस तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका x का वर्ग प्लस x का वर्ग माइनस 14x और प्लस 49 और माइनस 169 बराबर 0। इसे और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, दोनों x वर्ग जुड़ गए तो 2x वर्ग हो गए, माइनस के 14x हो गए और 169 में से 49 जब माइनस होंगे तो आपके पास बच जाएंगे 120 बराबर 0। ठीक है, 120 और 49 169 होते हैं, 59 69। ठीक है, यहाँ 2 से भाग जा सकता है, पूरी समीकरण में 2 से भाग दे दीजिए तो x वर्ग बचेगा, भाग देने के बाद 2 से, यहाँ 7x बचेगा और यहाँ से हम ले पाएंगे 120 में 2 का भाग दिया तो आ जाएगा आपका 55। ठीक है, 55 नहीं 60 बराबर 0। तो यह आपकी आ गई इक्वेशन। ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, तो कहीं कोई गलती तो नहीं हुई, यह चेक कर लेते हैं। माइनस का 14x है, ठीक है, बराबर है, प्लस का 49 है और यह सब कुछ आ चुका है। ठीक है,
अब इसे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब हमें 7x को ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ना है कि जिनका गुणा 60 आ जाए और जिनका जोड़ घटाव 7x आ जाए। तो वे संख्या हो सकती है हमारी 12 पंजे 60 होता है, 12 गुणित 5 होता है 60। यदि 12 में से 5 को घटाया जाए तो आ जाएगा आपका 7x। तो कुल मिलाकर हम लेंगे 12 माइनस का और माइनस का ही 5। इन दोनों का यदि गुणा किया जाए तो माइनस माइनस प्लस होकर 60 हो जाएगा, और दोनों को यदि सॉरी ये माइनस का 60 है तो यहाँ प्लस का 5 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ इस 60 के चिन्ह के अकॉर्डिंग ही सब कुछ चेंज हो जाता है, तो यहाँ ध्यान रखना है, बड़ा ही ध्यान से करना है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 12x, ठीक है, और प्लस का 5x, 12x में से 5x गई माइनस 7x बचा, और माइनस का 60 बराबर 0। अब इसे सॉल्व कर दीजिए। यहाँ इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, यहाँ से x कॉमन लिया तो x माइनस 12 बचता है, और यहाँ से प्लस का 5 तो x माइनस 12 यहाँ से बच जाता है, क्योंकि 12 पंजे 60 होता है। अब x माइनस 12 अगेन कॉमन, तो यहाँ से बचता है x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, अब हम लिखते हैं वही तरीका हमारा, x माइनस बराबर 0 या फिर x प्लस 5 बराबर 0। यदि x माइनस 12 बराबर 0 होता है तो x का मान आ जाएगा प्लस का 12, और यदि x प्लस 5 बराबर 0 होता है तो हो जाएगा x का मान माइनस 5। तो कुल मिला के आपको एक ये मान प्राप्त हुआ और एक ये मान प्राप्त हुआ, एक माइनस में और एक प्लस में। अब हम दोनों मानों में से किसे सिलेक्ट करें, किसे छोड़ें, यह आपका क्वेश्चन बताएगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, आधार, कर्ण ये सब दिए गए हैं, इससे ये 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, अब मेनली बात ये आती है कि हमारे पास जो आंसर आए हैं 5 और 7, इसमें से एक माइनस का और एक प्लस का है, हम किसे एक्सेप्ट करें और किसे रिजेक्ट करें। तो इसके अंदर बेस ये है कि दूरी है, ये सब, ये डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस। दूरी हमेशा धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं होती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दूरी हमेशा धनात्मक होती है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है, याद रखना इस चीज़ को, कई बार ज़रूरत लगेगी कि दूरी हमेशा धनात्मक होती। इसलिए हमारे पास दो आंसर थे, x बराबर -5 था और x बराबर प्लस का 12 था। हम x बराबर -5 छोड़ते हैं, x बराबर -5 छोड़ने पर और x बराबर 12 लेने पर, जब हम x बराबर 12 लेंगे और जिसे छोड़ेंगे उसका स्पेशल कारण लिखना चाहिए, और जिसे लेंगे वह 12 है। अब 12 को हमने यहाँ पर लिया, जब हम 12 को लेंगे तो हमारा जो आधार था वह माना था हमने x। क्या माना था? x। आधार को x माना, इसका मतलब वो हो गया आपका 12 सेंटीमीटर। और ऊंचाई को क्या माना था? ऊंचाई मानी थी x - 7, मतलब 12 - 7 मतलब 5 सेंटीमीटर। तो आपके फाइनल दो आंसर यहाँ पर प्राप्त होते हैं, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। यह वाला जो 5 है यह गलत 5 है, इसका उपयोग हमें नहीं करना है क्योंकि दूरी धनात्मक नहीं होती है, इसलिए हम यहाँ नेगेटिव नंबर का उपयोग नहीं करेंगे। जो पॉजिटिव हमारा आया है उसका उपयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आई होप कि यह तीनों क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें से एक क्वेश्चन आपको डेफिनेट एग्जाम में पूछा जाएगा। यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको मैथमेटिक्स के एक से एक वीडियो यहाँ पर मिलने वाले, एक से एक लेक्चर मिलने वाला है। अभी तो भर शुरुआत है, 4th चैप्टर हुआ है, अभी 5th होना है, 6th होना है, ट्रिग्नोमेट्री होना है, बहुत सारा कंटेंट बाकी है। जो महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है, उन्हें अति महत्वपूर्ण की दृष्टि से मैं बेसिक के साथ बिल्कुल
क्लियर आपको समझा भी रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।